हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और मार्च ने परेशान कर डाला, बहुत सारी क्लासेस ले ली मार्च ने। तो चलो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसको फिनिश करने की, मार्च महीने के रिवीजन को। तो जो भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, 2021 में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए ये रिवीजन सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। और बाकी कुछ दिनों बाद आपके पास जो है वो कंपाइलेशन भी आ जाएगा मार्च का। बट एक दिक्कत हो गई है छोटी सी। मार्च का जो पहला वाला जो अपने वीडियो जो बनाया था ना, मतलब पहला जो पार्ट था मार्च का, वो फाइल करप्ट हो गई है। तो फिर अब वो वाला पार्ट नहीं मिल पाएगा। अब उन लोगों ने, जिन लोगों ने रेगुलरली जो है वो अटेंड किया होगा सेशन को, तो उनको बेनिफिट मिल गया होगा रिवीजन का। बाकी आप लोग जो है वो इस मैगजीन से जो है वो कवर कर लीजिएगा फ्रंट वाली चीज़ें। राइट, कुछ ही होंगी मेरे ख्याल से, 20 एक न्यूज़ ही होंगी, बस ज़्यादा नहीं होंगी, 20-25 न्यूज़। चलो आप बात करेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड है ये, राइट। और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंडर ये फंड हम लोग को देखने को मिलता है, कोष हम लोग को देखने को मिलता है। नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट ये हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काम करेगा कि माइनिंग रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो भी लोग या जो भी एरियाज जो अफेक्टेड होते हैं, तो उनको जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड कराने का ये फंड काम करेगा। मतलब कि देखो, इस फंड में वो पैसा होगा और उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा उन लोगों के ऊपर जिन लोग अफेक्ट होते हैं। जैसे माइनिंग वगैरह होती है ना किसी एरिया पर, अब जहां पर भी माइनिंग होती है वहां के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, राइट, और जो एनिमल्स हैं, एनवायरमेंट है, पूरा वो डैमेज होता है, राइट। तो ये फंड जो है वो उस डैमेज की भरपाई करने के लिए हमें देखने को मिल रहा है। तो ये फंड जो है वो इस प्रकार का तैयार किया गया है, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार जो है, जिस भी राज्य के अंदर ये माइनिंग्स होगी, तो उसका क्षेत्र अधिकार जो होगा वो इस फंड के लिए हमें देखने को मिलेगा। और फंड जो है वो कलेक्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और कुछ हाई प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई किए जाएंगे सभी स्टेट्स के अंदर इन रूल्स के तहत, राइट। ये वाले रूल्स के तहत, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल्स के तहत। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल करें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड का, राइट। किस चीज़ के लिए? तो कोविड-19 के कारण जो लोग जो आज मतलब सफ़र कर रहे थे उस समय, तो ये फंड जो है, ये पैसा जो है वो कोविड-19 के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए इसको लेकर ये टॉपिक था, बट ये चीज़ आपके लिए काम की नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड जो है ये क्या होता है, इसके बारे में बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, सिंपल सा। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कोरोना वायरस स्टिमुलस पैकेज सामने आया था। 800 बिलियन यूएस डॉलर का असिस्टेंस, और अभी तक का सबसे बड़ा असिस्टेंस, सबसे बड़ी मदद 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएसए की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। तो इस पैकेज के अंदर मेनली फोकस किया गया कि पैंडेमिक जो है, कोरोना वायरस पैंडेमिक, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ये पैकेज का इस्तेमाल किया जाएगा। जिन लोग की जॉब्स वगैरह चली गई हैं, तो उन लोग को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। इवन राज्यों को पैसा दिया जाएगा, जो राज्य जो है वो एक्सपेंडिचर वगैरह कर रही है कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय पर, व्यवस्था वगैरह जो कर रही हैं, राइट, सिचुएशन को ठीक करने की। और काफ़ी सारे बिजनेस जो है वो लॉकडाउन के कारण जो अफेक्ट हुए हैं, तो उनको मदद मिलेगी इस पैकेज के थ्रू। देखिए, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, आपको ध्यान में रखना है कि ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन, तो डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हिस्सा है। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके पास ऑटोनॉमस स्टेटस है, और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के तौर पर पीसो जो है, यानी कि पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास काफ़ी सारे कानूनों के तहत जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वैसे ये चीज़ आपके ध्यान में नहीं रखना है आपको। और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने वेरियस मेजर्स लिए हैं कि पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव, ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल गैस इंडस्ट्रीज जो जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उनको एड्रेस करने के लिए, इसलिए ये पीसो का टॉपिक न्यूज़ में था, राइट। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें भी डायरेक्टली आ जाती हैं जो कि न्यूज़ में होती हैं। अब डीआरडीओ के वेंटिलेटर्स की यहाँ पर बात हो रही है। वेंटिलेटर की बड़ी दिक्कतें चल रही थी कोरोना वायरस के समय पे, आप सभी जानते हैं। तो डीआरडीओ ने डेवलप करा था एक वेंटिलेटर, और सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड था ये, हमें देखने को मिला था वेंटिलेटर। और प्लान किया था कि 5000 वेंटिलेटर्स हर महीने जो है वो बनाए जाएंगे कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। तो सिंपल सी ये न्यूज़ है। और दूसरे कंट्रीब्यूशन डीआरडीओ की तरफ से हमें क्या क्या देखने को मिले हैं, तो 20,000 लीटर का सैनिटाइजर जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया, और इसे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई किया गया, जैसे कि दिल्ली पुलिस। इन्होंने N99 और 3 लेयर्ड मास्क जो है उसको सप्लाई किया, और 10,000 ऐसे मास्क जो है वो दिल्ली पुलिस को सप्लाई किए। तो ये सब चीज़ें वैसे प्रीलिम्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब कोरोना कवच की हम लोग बात करेंगे। इस कोरोना कवच, तो ये एक बीटा वर्जन ऐप हम लोग को देखने को मिलती है। किस मिनिस्ट्री की ऐप है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो कोरोना कवच जो ऐप है, मीटी की है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ये ऐप डिजाइन किया गया है ट्रैक करने के लिए कि कोविड-19 के जो इन्फेक्टेड जो लोग हैं, यानी कि जिन लोगों को कोविड-19 हो गया है, तो उनकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ये ऐप को डिजाइन किया गया था,
राइट। और सब्सक्राइबर्स को अलर्ट करने के लिए कि जैसे ही वो आसपास की लोकेशन में यानी कि दूसरे भी लोग जो भी हैं, जैसे ये आरोग्य सेतु ऐप है ना, तो उसी को आगे चल के ये कोरोना कवच के साथ जो है वो मर्ज कर दिया था। आपको पता होगा इसके बारे में, ये कोरोना कवच वही ये आरोग्य सेतु वाली ऐप हमें देखने को मिलती है। और इसे अभी तक जो है वो मतलब 10,000 से ज़्यादा लोगों के द्वारा डाउनलोड किया गया था और सभी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए मैंडेटरी था कि वो इस एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड करें। और जो नॉन कोविड पेशेंट जो है वो भी डाउनलोड करके पता लगा सकते हैं कि उनके आसपास, जैसे आरोग्य सेतु आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि आरोग्य सेतु का फंक्शन किस प्रकार से होता है, तो वही सेम चीज़ इस कोरोना कवच में हमें देखने को मिली थी। एंटी मलेरियल ड्रग हाइड्रोक्लोरोक्वीन, और ये शेड्यूल H1 के अंडर इसे रख दिया गया है। शेड्यूल H1 के ड्रग की कैटेगरी में इसे रखा गया है हाइड्रोक्लोरोक्वीन ड्रग को, एंटी मलेरियल ड्रग को, क्योंकि उस समय ये न्यूज़ आई थी कि ये वाला जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो है, ये दवाई जो है ये कोविड-19 के पेशेंट्स के या फिर कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए अच्छी है, हेल्पफुल है। फिर बाद में जाकर हालांकि इसको मना कर दिया था कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब शेड्यूल H1 की अगर हम बात करें गाइस, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि थर्ड और फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स को रखा जाता है और काफ़ी सारे ऐसे ड्रग्स हम लोग को और एंटी टीबी ड्रग्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि इसके अंदर रखे जाते हैं। और जो भी ड्रग सप्लाई होता है H1 कैटेगरी के अंदर या H1 शेड्यूल के अंदर, उन्हें प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है एक सेपरेट रजिस्टर में, और उस समय रिकॉर्ड किया जाता है जिस समय इनका सप्लाई होता है और किस पेशेंट को दिया जा रहा है, कितनी मात्रा में दिया जा रहा है, किन हॉस्पिटल्स को सप्लाई हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इसकी रिकॉर्ड रखी जाती है H1 वाले ड्रग की, H1 शेड्यूल वाले ड्रग की। और इसमें एक सिंबल बना रहता है RX, और RX सिंबल वाली जितनी भी दवाइयां हम लोग को देखने को मिलती हैं, ये मान के चलो कि वो दवाई जो है वो उन पेशेंट्स को नहीं देना रहता है जो जिन पेशेंट के पास प्रॉपर सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। तो ये वाली चीज़ भी एक थोड़ी सी ध्यान में रखो, कभी कभी प्रीलिम्स में आ सकती है कि RX जो सिंबल दवाइयों में होता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो ये ऐसी दवाइयां होती हैं, ये उन पर्टिकुलर लोगों को नहीं दी जाती जो लोग जो है वो जिनके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता डॉक्टर का, राइट। तो ये वाली चीज़ इसकी हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, ओडिशा के सीएम ने जो है वो प्रॉमिस किया था, सभी से बोला था कि भाई घर पे रहो, जान बचाओ अपनी और दूसरों की भी, राइट। तो ये सब चीज़ें थी, तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान में नहीं रखना है। और एक प्रोग्राम आप चाहो तो थोड़ा ध्यान में रखना, किसका प्रोग्राम है, तो ओडिशा का मो जीवन यानी कि माई लाइफ। तो क्वेश्चन आ सकता है मो जीवन प्रोग्राम अभी न्यूज़ में था, किस स्टेट का प्रोग्राम है, तो ओडिशा आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन नमस्ते जो है वो किसका ऑपरेशन है, तो इंडियन आर्मी का है, ध्यान में रखिएगा। आर्मी ने सेटअप किया है कमांड वाइज हेल्पलाइन को, राइट। एक हेल्पलाइन भी सेटअप करी कि जो भी मतलब पैंडेमिक की सिचुएशन से जो लोग गुजर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए ये ऑपरेशन हमें देखने को मिला। और कुछ गाइडलाइन भी जवानों के लिए, फोर्स के लिए जो है वो जारी की गई कि पैंडेमिक की सिचुएशन में उनको किस तरीके से रहना है, राइट। तो ये ऑपरेशन नमस्ते, ये वाली गाइडलाइन थी। नमस्ते मतलब कि हैंड शेक मत करो, दूरी बना के रखो, वो वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ हमें देखने को मिली। आइसोलेशन वार्ड भी स्टैब्लिश किए गए हॉस्पिटल्स में कि जिससे कि बॉर्डर के आसपास के एरिया पर जैसे कि हमारी फोर्सेज जो हैं उनको कोरोना वायरस ना हो जाए, तो ये वाली चीज़ हमें देखने को मिली। और अगर होता है तो उनको एक आइसोलेटेड प्लेस जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल ट्रायल जिसको इन्होंने नाम दिया था सॉलिडेरिटी। काफ़ी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, ईरान, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड, इन्होंने कंफर्म किया है कि ये सॉलिडेरिटी ट्रायल को जो है वो करेंगे। तो सॉलिडेरिटी ट्रायल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 4 ड्रग्स हैं, 4 ड्रग्स जो हैं अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन के, रेमडेसिविर, और हम लोग को 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, लोपिनाविर और रिटोनाविर। तो ये 2 ड्रग्स हैं, प्लस एक और ड्रग हम लोग को देखने को मिलता है क्लोरोक्वीन, राइट, जैसे कि बारे में भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, हाइड्रोक्लोरोक्वीन। तो ये बताया जा रहा है कि ये अफेक्टिव है, ये सभी ड्रग्स जो है वो इनके मतलब कोविड-19 के पेशेंट्स को जो दिए जा रहे हैं ये ड्रग, तो ये काफ़ी अफेक्टिव जो है वो बताए गए थे। तो इसके लिए इन ड्रग्स की टेस्टिंग के लिए ये सॉलिडेरिटी ट्रायल जो है वो हमें देखने को मिला था। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सॉलिडेरिटी ट्रायल जो है वो किसने अनाउंस किया था, तो WHO ने। और इसके अंदर ये 4 दवाइयों के थोड़े से नाम आप ध्यान में रखना कि ये 4 जो दवाई हैं अलग अलग करके भी, यानी कि सेपरेटली भी दी जाए और या फिर कंबाइन करके भी दे दी जाए पेशेंट्स को, और फिर रिकॉर्ड किया जाए कि क्या उसमें इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो उसके लिए ये हम लोग को एक टेस्टिंग ट्रायल एक प्रकार से आप कह सकते हो देखने को मिला था। फोर्स मेज्योर, ये वाला जो टॉपिक है ये कई बार न्यूज में आ चुका है, फोर्स मेज्योर का। तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट या फिर सर्कमस्टेंसेस जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि कोई नेचुरल कैलामिटी, डिजास्टर हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है वो फोर्स मेज्योर की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे कि जो ये इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टीज हैं, ठीक है, 2 पार्टी हैं, ए पार्टी ने बी पार्टी को बोला कि ये रोड जो है वो बन जानी चाहिए 6 महीने में। अब बी पार्टी ये रोड नहीं बना पाई 6 महीने के अंदर, तो प्रॉब्लम क्या होगी, बी पार्टी क्या बोल सकती है, जैसे कि अगर फोर्स मेज्योर की सिचुएशन आती है, राइट, कि जैसे कि कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, जैसे कि कोरोना वायरस वाली सिचुएशन, तो उस समय ए पार्टी जो है वो बी पार्टी के ऊपर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, उसको रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल नहीं बना सकता कि यार तुमने टाइम पर रोड बनाकर क्यों नहीं दी। बात समझ रहे हो आप।
क्योंकि रोड टाइम पर बनाने की टाइम बाउंडेशन की कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बाउंड लिखा हुआ था कि 6 महीने में उसको रोड बना के देनी है बी को, बट वो 6 महीने में रोड नहीं बना पाया, तो ये फोर्स मेजोर को इम्प्लीमेंट करके ये बोल सकता है कि कोई भी डिजास्टर हुआ जिसके कारण से वो डिले होगा। और ये फोर्स मेजोर जब भी आता है उस समय जो एक पार्टी जो होती है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी चीज डिलीवर करने की, तो वो उस पार्टी को रिलैक्सेशन मिल जाता है, उसके ऊपर कोई पेनाल्टी या फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का, जैसे होता है ना कि डैमेज वगैरह होता है, कई बार हमें देखने को मिलता है कि लोगों के पैसे वगैरह काट लिए जाते हैं, तो इस प्रकार का कोई डैमेज जो है वो उस पार्टी को नहीं होता फोर्स मेजोर के अंदर, राइट। एंड इट रेफर्स टू अ क्लॉज दैट इज इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में इसको इंक्लूड किया जाता है लाइबिलिटी को रिमूव करने के लिए, कि कभी भी कोई नेचुरल या अनअवॉइडेबल कैटास्ट्रोफीज अगर आ जाती है, किसी प्रकार के ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जो कि ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर के हैं, तो उस समय लाइबिलिटी जो है वो सामने वाली पार्टी के ऊपर नहीं लगती, जिसको कोई मतलब जिसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी चीज की, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया था कि 22 मार्च से लेकर 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक का पीरियड जो होगा फोर्स मेजोर जो है वो ट्रीट किया जाएगा। तो ये वाली चीज आप एग्जांपल के तौर पर आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि जैसे रेलवेज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लगातार चलती रहती है ना, मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन, तो जो भी लोग रेलवेज के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए कि इस पीरियड में अगर वो अपना काम जो है वो टाइम पर नहीं कर पाए तो उनके ऊपर कोई पेनाल्टी ना लगे या किसी प्रकार की लायबिलिटी उनके ऊपर ना लगे, है ना। तो इसलिए रेलवेज ने ये डिसाइड किया था फोर्स मेजोर। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखना क्योंकि फोर्स मेजोर एक ऐसा टर्म है जो बहुत बार न्यूज में आया है और इस प्रकार की चीज अक्सर सिविल सर्विस पूछ लेती है कि ये फलाना टर्म न्यूज में था, बताओ कि ये टर्म किससे एसोसिएटेड है। क्लियर है बातें। अब कंटोनमेंट बोर्ड और मिलिट्री स्टेशन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड जो है ये क्या है गाइस, तो ये एक बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, बॉडी कॉर्पोरेट, और ये कंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत आती है। मिलिट्री स्टेशन जो है गाइस वो प्योरली किस पर्पज के लिए होते हैं, वहां पर जो आर्म फोर्सेस की जो फैमिली मेंबर्स है उनका घर होता है जहां पर वो रहते हैं, उनका अकोमोडेशन होता है, और मिलिट्री स्टेशन को आर्म फोर्सेस जो है वो यूज करते हैं, और इसे स्टैब्लिश किया गया था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। और कंटोनमेंट्स एक ऐसे एरिया हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि दोनों ही मिलिट्री और सिविल पॉपुलेशन दोनों के लिए होता है। तो देखो ऐसा कोई एरिया जो कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लिए है, वहां पर सिर्फ मिलिट्री की टीम जो है वो रहती है या फिर मिलिट्री फोर्स आर्म फोर्सेज है ना, तो उनके एम्प्लॉइज रहते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो ऐसा कोई एरिया होगा तो उसके हम लोग मिलिट्री स्टेशन कहेंगे। और कंटोनमेंट बोर्ड एक ऐसा एरिया होता है जहां पर सिविल पॉपुलेशन भी, आम जनता भी रहती है, आम सिटीजन्स भी रहते हैं, और आर्म फोर्सेस यानी कि मिलिट्री के ऑफिशियल्स भी वहां पर एक साथ रहते हैं, तो ऐसे एरिया को कंटोनमेंट कहा जाता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंस अच्छे से ध्यान में रखना। और एक सेक्शन है 10 क्लॉज 2 इस एक्ट का, ये कहता है कि सभी जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड जो है गाइस ये म्युनिसिपैलिटी के अंडर आएंगे, राइट। और ये आर्टिकल 243 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये चीज मेंशन्ड है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो म्युनिसिपैलिटीज के अंदर आते हैं, और इन कंटोनमेंट बोर्ड जो है गाइस उनको ग्रांट्स भी मिलता है, पैसे वगैरह भी एलोकेट किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है वो सबकी सब जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, अलग अलग जो स्कीम्स हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलती है। अब देखिए नेशनल साइंस डे की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको ध्यान में रखना है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये वो दिन था जिस दिन डिस्कवरी हुई थी रमन इफेक्ट की, और रमन इफेक्ट की डिस्कवरी किसने करी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सर सीवी रमन आपको ध्यान में रखना है। और इस डिस्कवरी के लिए सर सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में। और रमन इफेक्ट क्या है गाइस, तो इट इज अ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ में चेंजेस होते हैं, और ये कब होते हैं, जब लाइट की बीम जो होती है वो मॉलिक्यूल से डिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट, तब ये हम लोग को चेंजेस देखने को मिलते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा। और 1986 में पहला नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया गया था 28 फरवरी को, और 2020 की जो थीम थी वो थी वुमेन इन साइंस, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। 2020 CD3 मिनी मून या फिर अर्थ का दूसरा मून जो है वो कहा जा रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने गाइस ऑब्जर्व किया है, एक मतलब धरती पर आजू बाजू यानी कि धरती पर ऑर्बिट कर रहे हैं, गोल चक्कर लगा रहे हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज को एस्ट्रोनॉमर्स ने जो है वो ऑब्जर्व किया कि धरती का चक्कर जो है वो लगा रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, और एक्चुअली ये एस्टेरॉइड हम लोग को देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि एस्टेरॉइड जो है वो चक्कर लगाते हैं स्पेस में, हमें देखने को मिलता है। क्या मुझे आप बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि एस्टेरॉइड की जो बेल्ट होती है वो कहां से कहां तक होती है, किस प्लैनेट से किस प्लैनेट के बीच में एस्टेरॉइड की बेल्ट हम लोग को देखने को मिलती है, बताओ जरा। तो और इन एस्टेरॉइड का साइज जो है वो आपके घर के बाहर जो कार खड़ी होगी उस कार जितना जो है वो इनका साइज है, और डायमीटर 1.9 से लेकर 3.5 का हमें देखने को मिल रहा है, मीटर का हमें देखने को मिल रहा है। और इसे जो है वो टेम्परली कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि टेम्परली कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट अभी न्यूज में था, किससे एसोसिएटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है कुछ एस्टेरॉइड है जो कि धरती के जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये मिनी मून्स है, राइट, ये भी इनको नाम जो है वो दिया गया है। और देखो, एंड अनलाइक अवर परमानेंट मून, हमारा जो चांद हमें दिखाई देता है
उसके विपरीत मिनी मून जो है वो टेम्पररी है, मतलब कि ये कभी भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। जैसे कि आपस में जब दो एस्टेरॉइड जब एक साथ टकरा जाएंगे तो भी ये चूर चूर हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। कुछ समय बाद हो भी सकता है कि हमारी धरती के ऑर्बिट से जो है वो दूर चले जाए, दूर जो है वो कहीं और चले जाए। तो ये टेम्पररी बेसिस पर हम लोग को अभी नजर आ रहा है। आईसीजीएस वराड की यहां पर बात करेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल वराड है ये, और इसे अभी जो है वो शामिल कर लिया गया है सर्विस के अंदर, इस पर्टिकुलर इंडियन कोस्ट गार्ड के इस वेसल को। और इसे लार्सन एंड टर्बो LNT, नाम सुना होगा, काफी फेमस कंपनी है, इसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये जो होगी तैनात होगी जो ओडिशा के अंदर पारादीप है वहां पर ये तैनात होगी। और जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया का, क्या आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो कितने किलोमीटर तक का हमें देखने को मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। तो बताओ कितने किलोमीटर दूर तक हमारे शोर से, हमारा जो तट एरिया है, कोस्टल एरिया है, उससे कितने किलोमीटर दूर तक हमें ये देखने को मिलता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना एरिया होता है, उसका कितने किलोमीटर तक का होता है? तो उस हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी करने के लिए, सर्विलांस के लिए ये वेसल जो है, ये शिप जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखिए, दिल्ली बॉर्डर डजंट कंफर्म टू ISO स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो हमें देखने को मिल रही है, उसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है, दिल्ली के पानी ISO स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा है, पानी जो है वो काफी प्रदूषित है। तो ये वाली चीज मेंस के लिए थी, आपको बस ये जानकारी होनी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें गाइस, तो 11वां नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस रिसेंटली इसका उद्घाटन हुआ था। यूजुअली लोकल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन के साथ ये किया गया। इनके सेंटर जो है वो किस चीज का काम करेंगे? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और फार्मर्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करने का काम करेंगे। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी जो है ICAR जो हमें देखने को मिलती है, ये किसानों के लिए क्या करेगी? ये जो भी मतलब रिसर्च वगैरह करती है किसानों के बेटरमेंट के लिए, तो ये जो इसके बीच में कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, ये सेंटर ये काम क्या करेंगे कि जो भी चीज आ रही है, जो भी इनोवेटिव चीजें आ रही है, जो भी गाइडलाइंस आ रही है ICAR की तरफ से कि कैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को, उपज को बढ़ाया जा सकता है, यील्ड को बढ़ाया जा सकता है, तो उस चीज को जो है ये सेंटर जो है वो फार्मर तक डिलीवर करेंगे, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो कनेक्टिविटी जो है डायरेक्ट, जैसे कि कोई भी चीज ICAR अगर रिलीज करती है, जारी करती है, कोई भी ऐसी चीज कि जिससे कि किसानों का फायदा हो, वो डायरेक्ट ग्राउंड लेवल तक या रूट लेवल तक हमें नहीं देखने को मिलता कि किसानों तक वो चीज पहुंचती है। तो ये केंद्र बन गए हैं जो कि किसानों तक जो है वो जो भी इनोवेशन होता है या जो भी चीज होती है वो पहुंचाएंगे इस प्रकार से, राइट। और किसान फिर एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी फील्ड में। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सिंपल सी चीज, बस ये आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और इससे ज्यादा और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। और न्यू बॉम्ब डिटेक्शन डिवाइस, एक नई डिवाइस आ गई है जो कि बॉम्ब को डिटेक्ट करने के लिए हमें देखने को मिल रही है, बॉम्ब को डिटेक्ट करने के लिए। इसका नाम है रेडर X या रेडर 10 आप बोल सकते हो। इसे डेवलप किया है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा, जो कि DRDO की एक आर्म हम लोग को देखने को मिलती है, जो पुणे के अंदर स्टैब्लिश है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने मिलकर ये किया। अब देखो यहां पर आपसे ये क्वेश्चन उठाकर पूछा जा सकता है कि बताओ ये HEMRL हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो किसकी लेबोरेटरी है? तो DRDO आप ध्यान में रखना, ये DRDO की एक विंग हम लोग को देखने को मिलती है। और इसने IIS के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ, बेंगलुरु के साथ जो है ये मिलकर ये बॉम्ब डिटेक्टर जो है वो डेवलप कर लिया है। ये 20 एक्सप्लोजिव 2 मीटर के डिस्टेंस तक, 20 एक्सप्लोजिव जो है वो डिटेक्ट कर सकता है 2 मीटर के डिस्टेंस तक। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, यानी कि 2 मीटर दूर से ही 20 एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने की क्षमता इस रेडार 10 के अंदर या X के अंदर हमें देखने को मिल रही है। यूरेशियन ओटर, तो ये बेसिकली एक प्रजाति हमें देखने को मिलती है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, नियर थ्रेटेंड प्रजाति है। CITES के अंदर कोई मुझे बताएगा CITES का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो जो भी चीज मैं आपसे जो पूछते जा रहा हूं ना, आप क्या करो, इन चीजों को जो है वो कहीं पर नोट डाउन करते रहो। मुझे पता है कि क्योंकि जिस स्पीड में मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन एक स्पीड पे ही करना सही रहता है। क्योंकि ये सब पूरे, क्योंकि मुझे कई बार स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं, सर आप रिवीजन इतनी तेज क्यों करा रहे हो और सिर्फ इंग्लिश क्यों दिखा रहे हो? तो देखो यार, मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश की मैगजीन से ये पूरी चीज करा रहा हूँ। हमारे जो डेली लेक्चर्स आते हैं उसमें आप देखते होंगे कि एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहता है, दूसरी तरफ हिंदी में लिखा रहता है, राइट। अब यहाँ पर वो सब इतनी सारी स्लाइड अगर मैं करूँ तो कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 1,500-2 हजार स्लाइड तो ऐसी बन जाएंगी। तो उसमें कितना स्लाइड चेंज करने में टाइम लगता जाएगा, टाइम कंज्यूम होता जाएगा, राइट। तो मैं आपको मैगजीन से करा रहा हूँ, बाकी इसकी हिंदी मैगजीन भी अवेलेबल है। जिनको हिंदी मैगजीन चाहिए आप परचेज कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड आपको मुझसे कुछ पूछना है तो मेरा नंबर आपको पता ही है 9713282838, ये स्क्रीन पे शायद आपको दिख रहा होगा, ये नीचे
ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर लेना अगर आपको मैगजीन चाहिए पूरे साल की, तो राइट। तो वो भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। और मैं क्या बता रहा था आपको, थोड़ा स्पीड में आपको रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि ये रेगुलर क्लासेस नहीं है। रेगुलर क्लासेस तो आपकी एक दिन की क्लास जो है वो एक एक घंटे की मैं लेता हूँ, कवर करता हूँ, मतलब मिनिमम हमारी 40 मिनट से लेकर 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे की क्लास भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर कितनी न्यूज़ आ रही है, बट रिवीजन आपको थोड़ा सा फास्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है और कम टाइम पर आपको पूरे एरियाज को कवर करना है, क्योंकि ये रिवीजन आपका चल रहा है। बाकी जिन भी स्टूडेंट को डिटेल में अगर देखना है, प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, हर एक वीडियो एक एक घंटे के, आधे आधे घंटे के आपको मिल जाएंगे, आप डिटेल में पूरे वीडियोस को देख सकते हैं, पूरे टॉपिक्स को डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा फोकस है कि आपका रिवीजन कराना, जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहते हैं उनका बेसिकली रिवीजन कराना प्रीलिम्स, जिससे कि वो क्रैक कर सकें, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपके पढ़ाता हूँ वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी इस रिवीजन सीरीज में हम लोग प्रीलिम्स 2021 को टारगेट कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा बता दिया आपको कि कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, तो इसलिए मैंने इस चीज को अभी क्लियर कर दिया। तो CITES के अपेंडिक्स 1 के अंदर इसको संरक्षण हासिल है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 के अंदर इस स्पीसीज को, यूरेशियन ओटर को जो है वो रखा गया है। ये कहां पर पाई जाती है, तो यूरेशियन है, यूरोप और एशिया में पाई जाएगी, यूरेशियन नाम से ही समझ में आ रहा है। इंडिया के अंदर हिमालयन फुटहिल पर यह पाई जाती है, वेस्टर्न घाट के सदर्न क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलती है, और सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप पर हमें नजर आती है, मध्य प्रदेश और इसके आसपास के एरिया पर। ये प्रजाति जो है ये चिलिका लेक में जो है वो अभी स्पॉट की गई थी, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में उस समय आया था। मैक बाइंडिंग की बात हो रही है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो अलाउ किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पर, बट इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो मैक बाइंडिंग के साथ अवेलेबल है। तो ये क्या बात हुई, मैक बाइंडिंग है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो, सोशल मीडिया का उपयोग जो है वो अलाउ कर दिया गया, क्योंकि आपको बताया गया कि इंटरनेट जो था वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बैन कर दिया गया था, राइट। तो इंटरनेट सोशल मीडिया जो है उसके उपयोग को जम्मू एंड कश्मीर में अलाउ किया गया, बट इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो मैक बाइंडिंग के साथ अवेलेबल है। तो आपको ये मैक बाइंडिंग क्या होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म पहले ध्यान में रखो, कभी कभी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसका ये फुल फॉर्म है मैक का, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो हर एक डिवाइस जो है गाइस वो उसके पास एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ये बेसिकली एक प्रकार का हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे कि आपकी सभी के डिवाइस में ये मैक नंबर होता है। कभी आप प्रॉपर्टीज पे चेक करना अपनी डिवाइस की, कंट्रोल पैनल पे जाकर, अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो कंट्रोल पैनल पे जाकर, या मोबाइल पे भी सेटिंग्स पे मिल जाती है, इंटरनेट सेटिंग पे, तो ये मैक का एक नंबर हमें देखने को मिलता है। तो याद रखना, हर एक डिवाइस पर ये नंबर होता है, और ये यूनिक नंबर होता है हर एक डिवाइस का। और जब भी इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है तो हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी का फुल फॉर्म बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे, क्या है आईपी का फुल फॉर्म? इंटरनेट प्रोटोकॉल, शायद पता होगा, ये तो बहुत इजी सी चीज है। तो आईपी जो है वो आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस को जो है वो असाइन किया जाता है। और मैक बाइंडिंग जो है, इसका मतलब क्या है कि ये मैक को और आईपी एड्रेस को बाइंड कर देता है, राइट। और so that all requests from the IP address are served only by the computer having that particular MAC address। तो देखो, इसमें होता क्या है कि सोशल मीडिया के उपयोग के लिए क्या किया जाता है कि सोशल मीडिया की जो वो है, मतलब वेबसाइट और जो भी एड्रेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही इसमें अलाउ कर दिया जाता है कि उस डिवाइस से सिर्फ सोशल मीडिया ही जो है वो ओपन होंगी, और बाकी दूसरी चीजें जो है वो कुछ उस डिवाइस से ओपन नहीं होंगी। और जिस भी डिवाइस से जो भी रिक्वेस्ट जो है वो रेज की जाती है, उस रिक्वेस्ट को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है मैक एड्रेस के थ्रू। मतलब कि अथॉरिटीज को मैक एड्रेस के थ्रू जो है वो इसको अगर बाइंड कर देंगे आईपी और मैक को, तो अथॉरिटी को तुरंत पता लग जाएगा कि इंटरनेट की मदद से किस डिवाइस से जो है ये फलाना मतलब कमेंट जो है वो रिलीज किया गया, या फिर ये वीडियो रिलीज किया गया। सब कुछ जो है वो अथॉरिटीज को इस तरीके से पता लग जाता है। तो इस तरीके से अथॉरिटी का एक प्रकार का कंट्रोल हम लोग को डिवाइस के ऊपर भी और एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी के ऊपर हो जाता है। तो इन इफेक्ट इट मींस दैट इफ द आईपी एड्रेस और द मैक एड्रेस चेंजेस, द डिवाइस कैन नो लॉन्गर एक्सेस द इंटरनेट। तो देखो, इसमें ये चीज हो गई कि अगर आईपी और मैक को अगर बाइंड कर दिया, मैक बाइंडिंग हो गई, ठीक है। मैक बाइंडिंग में आईपी को बाइंड कर दिया जाता है। इन दोनों में से अगर किसी ने भी किसी को भी चेंज करने की कोशिश करी, चाहे वो आईपी एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करी या मैक को चेंज करने की कोशिश करी, तो सामने वाला व्यक्ति इंटरनेट यूज नहीं कर सकता। मतलब वो डिवाइस जो है वो इंटरनेट मतलब उसमें नहीं चलेगा डिवाइस में। तो ये चीज होती है। तो और ये मॉनिटरिंग अथॉरिटीज के तौर पर हमें देखने को मिलती है, किसी स्पेसिफिक सिस्टम को अथॉरिटी मॉनिटर करने के पर्पस के लिए ये मैक बाइंडिंग का इस्तेमाल करती है। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, और ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसके बारे में पता ही होना चाहिए आपको। इस प्रकार की चीजें कल को आप आईपीएस बनेंगे, इंटरव्यू में आपसे ये सब चीजें पूछ ली जाए कि आपको अगर कहीं पर अलाउ करना है इंटरनेट को, इंटरनेट एक्सेस को, बट आप चाह रहे हो कि सामने वाले मतलब जो भी चीज, जो भी व्यक्ति जो है वो जो भी चीज पोस्ट कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से उनके ऊपर जो है वो कर सकते हो, निगरानी रख सकते हो, किस प्रकार से आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो मैक बाइंडिंग आपका क्लियर कट आंसर होगा। प्रीलिम्स में भी आ जाए तो आपको ये चीज क्लियरली पता होनी चाहिए। और देखो, वर्चुअल करेंसी के ऊपर बैन जो है वो हटा दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में आया था।
तो आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है, दो चीजें। आज की डेट में इंडिया के अंदर वर्चुअल करेंसी यूज की जा सकती है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन नहीं लगाया। स्टेटमेंट में ये आएगा कि वर्चुअल करेंसी के ऊपर इंडिया में बैन लग गया है क्या, तो आपको वो वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हम वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन हटा दिया था। आरबीआई ने इसके ऊपर बैन लगाया था बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे बैन हटा दिया था। सिंपल सी चीज बस ये आपको पता होनी चाहिए। और कहीं पर लिख लो आप, मैं कई बार आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में एक बार आप पढ़ लेना। इसके बारे में मेरे ख्याल से प्रीवियस रिवीजन क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था, पिछले महीनों में भी, और आने वाले महीनों में भी आएगी कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज तो आएगी क्योंकि लगातार पूरे साल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ये सब टॉपिक न्यूज में थे। तो लिख लो आप अभी के अभी कि आज ही आपको पढ़ना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। अब स्वयं वेलबी के बारे में हम लोग बात करते हैं गाइस। तो ये क्या है, तो आपने कंगारू को देखा हुआ है, कंगारू जो अपने पेट में एक पाउच रखा रहता है वो, राइट, जहां पे अपने बच्चे को बिठाता है वो। बट एक्चुअली में ये दिखता बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ साइज में इनका डिफरेंस है। जैसे कि कंगारू थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़े छोटे होते हैं, स्वयं वेलबी। और ये एक मार्सुपियल है, ये बेसिकली अपने पाउच पे एक बच्चे को लेकर चलते हैं। बट एक्चुअल में इनकी खासियत ये है कि अपनी पूरी जिंदगी भर अडल्ट लाइफ में प्रेग्नेंट रहते हैं। कहा यह जाता है कि जैसे ही ये एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, राइट, तो वैसे ही तुरंत बाद ही जो है वो एक नए एम्ब्रियो को कंसीव कर लेते हैं, मतलब कि फिर से वो जन्म की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। तो अपनी थ्रू आउट लाइफ में जो है ये प्रेग्नेंट रहता है। फीमेल वॉल्बीज जो होती है गाइस, उसमें 2 यूट्री होती है, 2 सेपरेट ओवरीज होती है। और प्रेगनेंसी के एंड में एक यूट्रस जो हमें देखने को मिलता है वो एक नए एम्ब्रियो को डेवलप कर लेता है दूसरे यूट्रस में, राइट। तो क्योंकि एक यूट्रस जो है ऑलरेडी उसका इस्तेमाल तो किया जा रहा है, बच्चा जो है उसमें जन्म ले लिया बच्चे ने, बट जैसे ही उसका वो होता है, यानी कि बेबी को जैसे ही वो बर्थ दे देती है, तो उसका जो दूसरा जो यूट्रस है उसमें ये प्रक्रिया एम्ब्रियो की शुरू हो जाती है बर्थ की, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा वॉल्बीज जो है गाइस, ये इनके पास रेगुलरली एक एम्ब्रियो होता है इनके यूट्रस में, यंग जॉय इनके पाउच में होता है, यानी इनका छोटा बच्चा इनके पाउच में होता है। और कुछ थर्ड सेमी डिपेंडेंट यंग इनके फुट में भी हम लोग को इनके उसमें भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि पैरों पर देखने को मिलते हैं, स्टिल ड्रिंकिंग इट्स मदर मिल्क। तो ये अपने साथ आप ये मान के चलो कि 3-4 बच्चों को अपने साथ एक साथ जो है ये रखने की क्षमता रखती है। और हमेशा थ्रू आउट इट्स एडल्ट लाइफ, पूरे इनकी एडल्ट लाइफ में ये बच्चे को अपने पास में ही रखती है, जन्म ही देती रहती है कंटिन्यूअसली। अब मर्जर ऑफ बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया एक स्कीम को जिसमें 10 पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट ओन्ड बैंक जो है वो मर्ज होके 4 में जो है वो सीमित रह जाएंगे। नए मर्जर में क्या क्या है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कौन से बैंक्स को मर्ज किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन्हें कंबाइन किया जा रहा है। नेशंस का सेकंड लार्जेस्ट लेंडर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि लोन देने वाले सेकंड लार्जेस्ट बैंक ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये कंबाइन हुए हैं। दूसरा मर्जर कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक हम लोग को देखने को मिल रहा है। और फिर इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक के साथ मर्ज कर लिया। तो ये वाली चीज है। तो ये मर्जर थोड़ा प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखना, कौन से बैंक जो है वो मर्ज हुए हैं और क्यों अच्छा है, ये क्यों बुरा है, वो मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं, कि इकोनॉमी के लिए क्यों अच्छा है, सरकार के लिए क्यों अच्छा है, मर्जर से जुड़ी क्या चिंताएं वगैरह है। तो ये पूरी चीज हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस की हुई है रेगुलर लेक्चर के अंदर। अच्छा, मर्जर से रिलेटेड कौन सी कमेटी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकते हैं। नरसिम्हा कमेटी आपको ध्यान में रखना है, इसने सजेस्ट किया था कि बैंक्स को जो है वो मर्ज कर दिया जाए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज कर दिया जाए, जितने भी स्ट्रॉन्गर बैंक्स हैं उनके साथ जो भी बैंक्स है टोटल मर्ज हो जाए। और एक खान कमेटी थी 1997 की, इसने भी कहा कि इसी प्रकार का मर्जर जो है वो होना चाहिए। तो हिंट किया था, डायरेक्टली मर्ज के बारे में नहीं बोला था, बट फिर भी नरसिम्हा ने डायरेक्ट मर्ज का उपयोग किया। वर्मा कमेटी की बात करें गाइस, तो इन्होंने पॉइंट किया कि कंसोलिडेशन विल लीड टू पूलिंग ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड लीड टू ओवरऑल रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। इन्होंने भी कहा कि कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए, मतलब कि मर्ज हो जाने चाहिए बैंक्स वगैरह, उससे बैंक्स मजबूत होंगे, काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे, और जो ऑपरेशन यानी कि बैंक जिस प्रकार से ऑपरेट करते हैं उसकी कॉस्ट में रिडक्शन भी हो जाएगा, तो ये फायदा होगा। तो ये 3 कमेटी का नाम ध्यान में रखना, वर्मा कमेटी, खान कमेटी और नरसिम्हा कमेटी। इन्होंने बैंक्स के मर्जर के बारे में रिकमेंडेशन दिए थे। कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसी चीज आ जाती है। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंड जो है वो किस पर्पस के लिए है। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट का फंड है, तो ऑब्वियस ही बात है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए ये फंडिंग होगी। इसका जो पैसा जो है वो निकाला जाएगा नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है हमारा उसके डेवलपमेंट के लिए, और इसे सेटअप किया है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। किसके एसोसिएशन के साथ, तो डोनर मिनिस्ट्री के एसोसिएशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के एसोसिएशन के साथ 2017 में जो है ये फंड लाया गया था। 100 करोड़ के कैपिटल के साथ ये फंड हमें देखने को मिलता है, इसका ये कमिटमेंट है। और पहला डेडिकेटेड वेंचर कैपिटल फंड ये हमें देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए ये फंड हमें देखने को मिलता है।
राइट। तो सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। स्वैप रेशियो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्वैप रेशियो होता क्या है? तो इट इज द रेशियो एट विच एन एक्वायरिंग कंपनी will offer its own share in exchange for the target company's share during a merger or acquisition। जैसे कि दो कंपनीज हैं ए और बी, ए कंपनी जो है वो बी कंपनी को परचेज कर रही है, तो वो क्या बोलती है कि मैं आपको पैसा देने की जगह आपके ओवरऑल जितने शेयर हैं, यानी कि टोटल शेयर जो है एक नई कंपनी के, वो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो ये होता है स्वैप रेशियो। 8 स्टेट ओन्ड बैंक्स जो है गाइस, इन्होंने अनाउंस किया है स्वैप रेशियो को मर्जर के लिए, राइट। तो इस प्रकार से मर्जर जो हो रहा है वो एक्चुअल में पैसे जो है वो इधर नहीं आ रहे हैं, मतलब कि ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बल्कि शेयर जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रांसफर हो जा रहा है। ये किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है? टू कैलकुलेट स्वैप रेशियो कंपनीज एनालाइज फाइनेंशियल रेशियो सच एज कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, उसके शेयर की इनकम क्या है, जैसे कि उसके शेयर की वैल्यू कितनी है, टैक्स कटने के बाद जो है वो क्या प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड कितना पे करना है, और भी दूसरे फैक्टर्स जैसे कि मतलब मर्जर करने का या एक्विजिशन का क्या रीजन है, राइट। कहीं कोई वो कंपनी जो है वो घाटे में तो नहीं आ रही थी इसलिए तो मर्जर नहीं कर रही, तो उस रीजन को भी देखा जाता है। फिर उसके बाद फिर ये वैल्यू निकाली जाती है और उस हिसाब से फिर शेयर्स वगैरह जो है वो दिए जाते हैं टारगेटेड कंपनी को, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 की बात हो रही है। 2 दिन का इंडियन आर्मी इंटरनेशनल सेमिनार था ये, जिसे रिसेंटली सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के द्वारा न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था। वैसे इसके बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी जान लो कि ये सेमिनार जो है वो क्या कर रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है कि नए नए आइडियाज सामने आए, यानी कि लोग जो है जो कि डिफेंस फील्ड से बिलोंग करते हैं वो सामने आए, नए नए आइडियाज को लेकर डिफाइन करें न्यू एज वॉरफेयर को, क्योंकि आज की डेट में सिनेरियो जो है वो चेंज होता जा रहा है। हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नए नए वेपन्स आ रहे हैं और नई नई तकनीक हम लोग को देखने को मिल रही है लड़ने की, राइट, डिफेंस की। तो उसको जो है वो आपस में डिस्कस करने के लिए आइडियाज वगैरह, विचार वगैरह जो है वो सामने रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म हम लोग को इंडियन आर्मी का देखने को मिला था। 2 दिन का सेमिनार। अब देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बात करते हैं। तो हर साल 3 मार्च को ये दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस जो है वो रेज की जाती है। दिसंबर 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 3 मार्च ये डेट इसलिए डिसाइड करी क्योंकि इसी दिन 3 मार्च का दिन था। इस दिन ये एग्रीमेंट सामने आया था, सिग्नेचर हुआ था CITES का, जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने CITES का फुल फॉर्म पूछा था, वो ये इसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है। और ये 1973 में जो है वो साइन हुआ था 3 मार्च के दिन, और इसी दिन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखिए, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार नाम से समझ में आ रहा है, वेपन को लोकेट करने का ये रडार है। इसे DRDO और BEL ने, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो है वो बनाया है, मैन्युफैक्चर किया इंडिया के अंदर ही। और $40 मिलियन की डिफेंस डील आर्मेनिया के साथ हुई है इस स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स को सप्लाई करने के लिए। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में आपको बेसिक सी जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। आर्मेनिया की लोकेशन, चलो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ आर्मेनिया कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा कल कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आगे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय करो, बाय बाय, टेक केयर।